नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज आपको लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी प्रयोगशाला परिचालक सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और सीजी व्यापम और CGPSC के द्वारा लगातार पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। तो हमारे तक लास्ट तक बने रहकर इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर उसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर UNP है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है इनका पूरा नाम, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नैरोबी में स्थित है। क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उनकी जो स्थापना है वो 1972 में हुआ था और इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में रखा गया है। केनिया है वो केनिया का है, एक शहर है नैरोबी, वहाँ पर इसका मुख्यालय रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्वपूर्ण एजेंसी है जो पर्यावरण की क्या करती है, परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। साथ में यह जैसी ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करती है। इसके द्वारा जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है इनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या फिर टोक्यो में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेवा में। यहाँ पर WMO का जो मुख्यालय है वो स्थित है। इस संगठन की स्थापना है दोस्तों, WMO की जो स्थापना है वो 23 मार्च 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है वहाँ पर है। इसके तहत क्या कहते हैं, विशेषज्ञ एजेंसी है। यह क्या है, एक प्रकार से जो विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्य अवस्थित है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में या फिर नागासाकी में? तो यहाँ पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल है दोस्तों, उसका मुख्यालय है, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्स्टर्डम में स्थित है। क्योंकि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक जो गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है ना, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के जो अपन एम्स्टर्डम है वहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी पाई हो या फिर देखी नहीं गई है। तो 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से? तो यहाँ पर दोस्तों जो कौन सा जो जाति है जिसको बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देने पर उसको विलुप्त प्रजाति माना जाता है, तो वो कितने वर्षों के अंतराल में? तो यहाँ पर लगातार 50 वर्षों तक उस जो जीव है उसकी जाति उस क्षेत्र में अगर दिखाई नहीं देती तो वहां से उसको विलुप्त है वो माना जाता है। क्योंकि जो चीज़ है प्रकृति संरक्षण हेतु इसका क्या किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN है ना, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसके है, उसके अनुसार क्या है, कोई भी प्रजाति है वो 50 वर्षों तक अगर लगातार नहीं दिखाई देता है तो उसको विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में डाल दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है दोस्तों? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतु से या फिर वृक्षारोपण से या फिर तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से? तो यहाँ पर दोस्तों जो रेड डाटा बुक है उसका संबंध है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतु है उनको रखा जाता है। क्योंकि जो रेड डाटा बुक है दोस्तों उसमें प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना है उनके द्वारा किए गए थे, है ना, इन्हीं के द्वारा ये रेड डाटा बुक है उसको डाला जाता है। और IUCN की जो स्थापना है वो 5 अक्टूबर 1948 को इसका गठन किया गया था, फ्रांस में की गए थे, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जो ग्लैंडर शहर है वहाँ पर किया गया है। और 1963 से यह संस्थान जो है ना 1963 है, तब से यहाँ पर जो ये संस्था है वो क्या करता है, जो विलुप्त प्राय जनजाति है उस और जो दुर्लभ जीव है ना,
उनके लिए जो रेड डाटा बुक है वो लॉन्च किया गया है। इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए संकटापन्न है उनके लिए अलग होता है, जो संकट विलुप्त हो गए उनके लिए अलग है, और जो परिपूर्ण है उनके लिए अलग अलग पेपर है वो लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है? शेर, जाइंट पांडा, हॉर्नबल या फिर सफेद भालू? तो यहाँ पर जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो आ जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, जाइंट पांडा है, उसको इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा गया है। और इसका जो WWF है दोस्तों उसकी स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था, है ना। और इसका जो संगठन चिन्ह के रूप में जो ज्वाइंट पांडा है उनको रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, WWF का वन्य जीव चिन्ह क्या है? लाल पांडा, एक सींग वाला गेंडा, मॉरिशस का डोडो, ग्रेट इंडियन ब्लस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन ही है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वाइंट पांडा है वो है, क्योंकि लाल पांडा नहीं दोस्तों, जो जाइंट पांडा है ना, जाइंट पांडा वो यहाँ पर जो WWF का वन्य जीव चिन्ह है उनका प्रतीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में या फिर नील डाटा बुक में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो रेड डाटा बुक है उसमें जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी सूचीबद्ध है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच में, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? तो जो नीरी है दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर नई दिल्ली में? तो यहाँ पर जो नीरी है दोस्तों उनका जो संस्था है वो आपके नागपुर में अवस्थित है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको शॉर्टकट में NEERI के रूप में जाना जाता है, शॉर्ट में इसको नियरी बोल देते हैं, है ना। इसका नाम है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा नाम है, जिसका स्थापना कब किया गया था? 1958 में इसकी स्थापना है वो की गई थी, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ पर है? हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में या फिर देहरादून में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है उसको स्थापित है वो किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या फिर भोपाल में? तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय जो वन्य जीव संस्थान है वो देहरादून में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर 1982 में दोस्तों 1982 में इसको स्थापित किया गया था, और भारतीय वन्य जीव संस्थान को इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुआ था, और उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में जाना जाता है। इस संस्था के अंतर्गत क्या कहते हैं जो दोस्तों, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, अकादमिक कार्यक्रम है, और उसके जो वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन उसके सहकारिता प्रदान करता है, उसको सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र है बेंगलोर है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान है देहरादून है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता दिया है, और हिमालय पर्यावरण एवं विकास या गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा दिया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता नहीं, इससे सुमेलित नहीं है। इसका जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो भारतीय वन संस्थान प्रबंधन है वो भोपाल में अवस्थित है, जो कि कोलकाता में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल आपका गलत वाला आंसर है, और यही आपको सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नेताओं ने संधारित्र विकास उद्देश्यों को UN के मुख्यालय में किस शहर में स्वीकार किया था? रियो डी जेनरो, लंदन, नैरोबी या फिर न्यूयॉर्क? तो यहाँ पर इसको स्वीकार कब किया गया था दोस्तों, कौन से शहर में? तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसको स्वीकार किया गया था। जो कि जो सतत विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों, संधारित्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संधारित्र दिया है उसका मतलब है सतत विकास का अर्थ
पर्यावरण का जो ह्रास हुआ है उसको रोकना और भूमंडलीय तापक्रम की समस्या के समाधान के लिए टिकाऊ विकास किया जाना है। तो वर्ष 1992 में यहाँ पर किया गया था दोस्तों। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में संधारित है जिसको सतत विकास और उससे होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक लाभों पर लंबी चर्चा किया गया था और उसको ही इसकी स्थापना किया गया था। तो तब से यहाँ पर जो वर्ष और साथ में दोस्तों 2015 में सतत विकास के लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के न्यूयॉर्क शहर की जो बैठक है वहां पर इसको स्वीकार किया गया था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीवन फंड WWF की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 को, 29 अप्रैल 1971, 29 अप्रैल 1991 या फिर 29 अप्रैल 1981। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका WWF है इसकी स्थापना आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। 29 अप्रैल 1961 को है वो हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसका मुख्यालय जो ग्लैंड है दोस्तों, ग्लैंड है वहाँ पर इसकी स्थापना किया गया है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों जो जाइंट पांडा है वो है रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया है? 1970 धनबाद में, 1958 नागपुर में, 1956 नई दिल्ली या फिर 1960 चेन्नई। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1958 नागपुर में है जो नीरी है उनके स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर NEA से आशय है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या फिर नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? NEA का मतलब क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर इको मार्क का उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यर्थ हो। तो यहाँ पर जो इको मार्क है दोस्तों भारतीय उत्पादों में किनको दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको दिया जाता है ना। यहाँ पर और दूसरा एक मार्क है दोस्तों, इसके साथ में जो एक मार्ग और आता है उसको कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए वो है भारतीय उत्पादों की श्रेणी में इनको दिया जाता है। और ISI मार्ग है वो कृषि उत्पाद की शुद्धता और सुरक्षित होने का प्रमाणीकरण के लिए दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुकुओका, MS रंधावा, MS स्वामीनाथन, फिर नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है दोस्तों वो कौन है? आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मसानोबु फुकुओका है जो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म है 2 फरवरी 1913 को हुआ था, जो जापान में हुआ था ना। जो मसानोबु फुकुओका है उसका 2 फरवरी 1913 को जापान में इसका जन्म हुआ था। और जो जापान के लिए एक किसान थे और उसके साथ में ये दार्शनिक भी थे जिन्होंने विश्व की प्राकृतिक खेती का दर्शन इन्हीं के द्वारा है वो कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर पलाची माढ़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था वो कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटका में, केरल में, कोंकण में या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। यहाँ पर पलाची माढ़ा पर्यावरण के लिए है ये बहुत चर्चित विषय के रूप में रहा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना और पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो यहाँ पर ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना है उनको यहाँ पर वो ग्रीन वॉश है वो इंगित करता है। चलिए अगला प्रश्न है रसायन शास्त्र से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसको अगर क्रिया करते हैं तो है मैग्नीज क्लोराइड है और जल के 2 अणु और साथ में क्लोरीन एक है वो विघटित हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसको 2022 में पटवारी के एग्जाम है दोस्तों उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा एक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका दिया है H2I2 है तो 2HI बना है यहाँ पर। तो ये क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया? तो यहाँ पर जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला ABCD है, इसमें जो ऑप्शन है वो जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है दोस्तों, वो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट है जो सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट है उसको बाहर कर देता है और AgCl बनाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, दोनों तरफ से नहीं हो सकता दोस्तों, ये सिल्वर क्लोराइड बनाकर रुक जाता है ना। और इसको अगर फिर से हम क्रिया कराते हैं तो वो सिल्वर नाइट्रेट नहीं बना सकते। तो ये प्रकार से क्या है, एक प्रकार से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, पदार्थ से उत्पाद बनता है, उत्पाद से फिर से पदार्थ उसको बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना और पानी में चीनी का घुलना। तो यहाँ पर जो रासायनिक की क्रिया नहीं है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं है। लेकिन जैसी हवा में चांदी के बर्तनों का काला होता है तो वो उसमें रासायनिक क्रिया होता है, जिसकी वजह से जो है क्या उसमें चेंजेस हो जाता है। मोमबत्ती के जलने से भी रासायनिक क्रियाएं होती है, दूध से दही के बनने ये भी एक प्रकार से रासायनिक क्रियाएं होती है। लेकिन चीनी है उसका पानी में मिलना ये नहीं, कोई ये नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घुलना। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों वो कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उनका जो मुलायम हो जाना एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है और इनका उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? आयरन, लीड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है ऐसा करके देखिए, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आयरन है वो लीड है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सभी जल के साथ है वो क्रिया कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, जब 90% शुद्ध चूने के पत्थर के 10 ग्राम को प्रबलता के साथ गर्म करने पर STP पर मुक्त CO2 का आयतन कितना होता है? तो यहाँ पर जो STP है दोस्तों उसमें इसका जो शुद्ध आयतन होता है 2.016 लीटर है वो होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो एग्जाम है ना उसमें देखिए तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में अलग बन जाएगा और साथ में इसको जो CO2 है उसको मुक्त कर देता है। दोनों की जो मात्रा है 1-1 मोल में रहता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोल होता है उसको 9/100 से करेंगे, यहाँ पर 0.009% आएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन है वॉल्यूम निकालेंगे तो उसको 0.009 गुना 22.4 लीटर में इसको क्रिया करने पर इसका जो फिक्स है वो 2.106016 है वो आंसर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, निम्न विधियों में कौन सा एक विधि से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं किया जा सकता है? पोटेशियम परक्लोरेट को 650 डिग्री पर गर्म करने से, कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रबलता से गर्म करने से, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड पर सांद्र H2SO4 से क्रिया से, या फिर ऑक्सोन पर जल की क्रिया से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये प्रश्न है दोस्तों 2021 में CGTET है उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाए। कॉपर हाइड्रोक्साइड है दोस्तों उसको प्रबलता से गर्म करने से जो ऑक्सीजन है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि जो पोटेशियम परक्लोरेट है दोस्तों, है ना, यहाँ पर पोटेशियम परक्लोरेट होता है 2KClO3 है ना। इसको अगर क्रिया कराते हैं तो 2KCl है वो प्राप्त होता है, साथ में 3O2 है, 3 ऑक्सीजन के अणु है वो बाहर रिप्लेस हो जाते हैं। उसके बाद इसको अगर मैग्नीशियम और नाइट्रेट है उसके साथ में क्रिया कराते हैं, MnO2 के साथ में क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब क्या होगा यहाँ पर है जो ऑक्सीजन है वो जल से क्रिया
नहीं करता है ना, बाद में वो H2 के रूप में बाहर निकल जाता है। और किंतु जो कॉपर है और वो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो प्रबलता से गर्म पड़ने पर ऑक्सीजन है वो मुक्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कॉपर हाइड्रोक्साइड उसको प्रबलता से गर्म करने से ऑक्सीजन है वो प्राप्त नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संतुलित रासायनिक समीकरण से सूचना को प्राप्त नहीं होता है। गैसीय अभिकारक एवं उत्पाद के आपेक्षिक आयतन, अभिकारक एवं उत्पाद के आपेक्षिक अणु की संख्या, रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में लगा समय, या फिर एक रासायनिक परिवर्तन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर जो संतुलित रासायनिक समीकरण है दोस्तों, उसे जो सूचना प्राप्त नहीं होता है वो क्या है, तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन को पूर्ण होने में जो लगा समय है वो सही हो जाएगा। 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया था दोस्तों, क्योंकि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है दोस्तों, उसमें जो अभिकारक एवं उत्पाद के जो आपेक्षिक अणुओं की जो संख्या है वो रासायनिक परिवर्तन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ज्ञात होता है, किंतु जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने का समय ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? लोहे का जंग लगना, कार्बन का जलना, कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना, जिंक जिंक की HCl से क्रिया, फिर सोडियम का निष्कर्षण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोडियम का निष्कर्षण है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, क्रेब्स चक्र में साइट्रिक अम्ल जिस रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है उसमें भाग लेते हैं, क्या लेते हैं? एसिटिल कोएंजाइम ए और मैलिक अम्ल, एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, या फिर पायरुविक अम्ल और सक्सनिक अम्ल, या फिर पायरुविक अम्ल और ग्लाइकोलिसिस अम्ल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है वो क्रेब्स चक्र में साइट्रिक अम्ल के रासायनिक क्रिया के रूप में बनता है और उसमें भाग लेता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण या फिर विसरण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अपकेंद्रण। क्योंकि वॉशिंग मशीन में दोस्तों जो अपकेंद्रण का है वो सिद्धांत लगता है, जहां से क्या है, केंद्र से बाहर की ओर एक बल है वो कार्य करता है इसमें, है ना, जिसकी वजह से ये यहाँ पर है अपकेंद्रण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा या फिर सभी साथ साथ पहुंचेंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए, कोई भी चीज को अगर आप ऊपर से गिराते हैं, जो टुकड़े हैं उसको ऊपर से गिराते हैं पृथ्वी से, है ना, तो वो सभी तो क्या है, एक साथ है दोस्तों वो पहुंचेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या फिर वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो क्या कारण है दोस्तों, जो अंतरिक्ष यात्री वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते? तो वहां पर क्या होता है, गुरुत्व बल है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों, वो चलते, उसके वजह से क्या है, अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगा एक बाद में, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, या फिर कुछ अंतराल में गिरेगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, हवा में अगर लोहा लकड़ी है दोनों को समान भार से अगर फेंकते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होगा, हवा में समान ऊंचाई से अगर हम समान भार की अगर लोहे और लकड़ी को गेंद में फेंकेंगे तो लकड़ी की गेंद है वो बाद में गिरेगी। कारण क्या है कि इसका जो भार है वो अलग अलग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाकर रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल के कारण, केंद्राभिमुखी बल के द्वारा, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल,
या फिर कोई अन्य बल के द्वारा। तो यहाँ पर कोई भी दोस्तों अपने कक्ष में अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, एक राउंड है वो पृथ्वी के चक्कर ऐसे लगाता है, तो वह उसमें किस कारण से है करता है, तो ये हो जाता है दोस्तों केंद्राभिमुख बल है उसमें लगता है ना, क्योंकि पृथ्वी की गति एक वृत्तीय गति होता है और साथ में इसका केंद्राभिमुखी बल है वो केंद्र के बीच में है लगता है ना, यहाँ पर जो वृत्तीय गति है वो करता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये बल है जो लगेगा वो केंद्राभिमुखी बल है वो लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है दोस्तों और कथन दिया है, उसको आपको बताना है कि कौन गलत है कौन सही है। कथन कथन बोलता है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6% रहता है। कारण क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं करता है। तो इसका क्या है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन सही परंतु कारण गलत है, क्योंकि कथन के वजह है वो सही है, क्योंकि जो चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6% रहता है, लेकिन चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है वो बोला गया, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं है वो पाया जाता है ना, तो ये चीज है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी पिंड का भार क्या है, पृथ्वी तल पर सतह सब जगह समान होना, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ध्रुवों पर क्या होता है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि जो ध्रुव है उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान है सबसे ज्यादा होता है, अतः कोई भी पिंड है उसकी जो भार है वो अधिक वहां पर ध्रुवों पर ज्यादा रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब, ग्रीष्म ऋतु में, शीतकालीन में, बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में। तो कब है दोस्तों जो पेंडुलम घड़ी है वो सबसे ज्यादा चल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा शीतकाल में, क्योंकि जो शीत ऋतु है उसमें पेंडुलम की लंबाई में क्या होता है कमी होती है, जो पेंडुलम की लंबाई है उसमें कमी होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जो आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल है वो क्या हो जाता है कम होगा और जो घड़ी है वो तेज गति से चलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या फिर नाइट्रोजन में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी अगर पिंड हाइड्रोजन में क्या है अधिकतम भार है वो होता है। क्यों चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, या फिर सभी गलत है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, कोई भी अगर वस्तु ऊपर से अगर गिराई जाए तो उसका जो भार है वो क्या होता है अपरिवर्तित रहता है। कारण क्या है, क्योंकि जो आदर्श परिस्थितियों में किसी भी वस्तु है उसको ऊपर से गिराएंगे तो उसका जो मान है वो एक समान रहेगा, उसमें उसका जो भार है उसमें कोई परिवर्तन है वो नहीं होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।